हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर एन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने ईवीएस की क्लास। पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस देखा और अब ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है जो कि दोनों को इंक्लूड करके आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके देखिए क्वेश्चन है 136। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ आरेख बना करके है। देखिए, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा अक्षर विटामिन सी को दर्शाता है? विटामिन सी की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए हैं जिसे हम आरेख कहते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है ABCD करके कुछ लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स। और पहले सर्कल में है सेब, दूसरे में संतरा, तीसरे में नींबू। आप इमेज देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन सी को दर्शाता है। विटामिन सी को कौन सा अक्षर दर्शा रहा है? अब देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझा जाता है। ये क्वेश्चन लोगों को परेशान करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर के आई हूँ ये क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल में देखिए यहाँ पर ऐसे अगर आप करते हैं तो इस सर्कल में इंक्लूड है ये सी। और ये जो दूसरा सर्कल है इसमें भी आ जाता है आपका सी। फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल दोनों में सी है। बट अगर ये इस सर्कल को लिया जाए तो ये जो है इसमें जो है सी नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि नींबू और संतरा पूछ रहा है क्या विटामिन सी को दर्शाता है। तो विटामिन सी, संतरा और नींबू, ये सी जो है इन दोनों सर्कल में है। अब ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन को देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा कि देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो पाएगा। ऑप्शन एक फर्स्ट में है ए, सेकंड में है बी, थर्ड में है सी एंड फोर्थ में है डी। तो देखिए थर्ड में है सी। सी का मतलब सी जो वर्ड है ये आपका संतरा और नींबू दोनों को दर्शाता है। मतलब क्या कि विटामिन सी किससे मिलेगा आपको? विटामिन सी मिलता है आपको संतरा और नींबू से। और संतरा और नींबू का जो सर्कल है वो सी वर्ड को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, आई मीन थर्ड ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आप उसको इसी तरीके से समझिएगा। उस सर्कल के अंदर, उस सर्कल में, वो सर्कल किस चीज़ को, चाहे वो पशु पक्षियों को लेकर हो, चाहे वो रंग को लेकर हो, चाहे वो किसी जानवर को लेकर के हो, या इस तरीके से विटामिन्स को लेकर के हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उसे कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। तो पका हुआ खाना अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन से आपको रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं इसलिए, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है इसलिए, या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं इसलिए, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखिए आपका, तापमान जब कम होता है तो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि ठंडक होती है उसमें, तो जो बाहरी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है तो वो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अन्यथा बाहरी टेम्परेचर में रोगाणु और सक्रिय होते हैं जिससे कि खाना जल्द ही खराब हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। और बाकी सभी जो है ऐसा कुछ नहीं होता है कि रसायन होते हैं जिससे रोगाणु नष्ट होते हैं। और तो भोजन की नमी तत्व घट जाता है या फिर तापमान नष्ट हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सीटेड है इसमें। आपके प्रश्न और आपके चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चारों ऑप्शन में कुछ शब्द होते हैं और क्वेश्चन में शब्द होते हैं कि शब्दों पर इम्पोर्टेंस, शब्दों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि हर शब्द पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव फॉर्म में है, यहाँ ये पूछा गया है असत्य। अब आपको असत्य बताना निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में, निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। एंड सेकेंड ऑप्शन, इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। एंड थर्ड है आपका, छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं। एंड फोर्थ है, शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षणों में, निबंधात्मक जो परीक्षण होता है तो निबंधात्मक परीक्षण में पूरी निबंध का मतलब क्या बहुत ही लॉन्ग होता है। हर तथ्य पर उस पर
अपने विचारों को प्रकट करना। निबंध का मतलब हुआ है कि अपने विचारों को प्रकट करना, या बच्चा किस प्रकार से विचार रख पा रहा है अपना, इस तरीके को देख पाना होता है निबंधात्मक। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि शिक्षार्थी को यह स्पष्ट होगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। और सेकंड है तो तार परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, निबंध में निबंधात्मक प्रश्न जो होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से रख रहे हैं और लेखन कौशल की के जांच के लिए होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया गया है। अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं, ये थर्ड ऑप्शन जो है निबंध में ये चीज़ होती है। कल्पना शक्ति की जांच बिल्कुल निबंध में होती है कि उस टॉपिक पे हम इमेजिनेशन करके हम क्वेश्चन टॉपिक को लिखते हैं, टॉपिक बनाते हैं, और उस टॉपिक पर जो कुछ भी हम अपने समाज में सोशलाइजेशन से जो कुछ भी हम अभी तक देखे होते हैं उस पर हमारी जो भी पकड़ होती है उसको हम निबंध में उतारते हैं। तो यहाँ पे आपका असत्य कथन पूछा कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका देखिए तार्किकता नहीं आती है। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम तार्किकता की, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन आपका निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में नहीं होता है। असत्य कथन यही है आपका, तो राइट ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है। अब होमवर्क क्यों दिया जाता है? देखिए, गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, क्या ये रीज़न है कि छात्र पढ़ते नहीं हैं तो उन्हें गृह कार्य दे दिया जाए जिससे कि वो पढ़ें? तो नहीं दोस्तों, ये कारण नहीं होगा कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो गृह कार्य दे दिया जाए जिससे कि बच्चे पढ़ें। दूसरा है, गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकती है। नहीं, प्रगति की जांच गृह कार्य से नहीं, बल्कि बच्चों का जो असेसमेंट होता है, बच्चों का जो भी पढ़ने का तरीका, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो एक्टिविटी के थ्रू हो, जो कुछ भी आप कराते हैं उसका जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आप जांच कर पाते हैं कि बच्चा किस चीज़ में कितना है, कितना सही है या क्या कमी है। तो छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है। अब व्यस्त रखना आवश्यक है, ये कोई बात नहीं हुई कि व्यस्त रखने के लिए हम बच्चों को देते हैं होमवर्क। ऑप्शन है फोर्थ, गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। ये आपका 100% सही होगा, क्योंकि एक गृह कार्य होमवर्क देने का पर्पस होता है कि बच्चे ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उस चीज़ की आदत बने। एक टाइम पर स्कूल से घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना, खेलना कूदना, हर कुछ करने के बाद थोड़ा सा माइंड में ये होना चाहिए कि सर ने कुछ दिया है तो वो मुझे करना है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बच्चे ऐसे करेंगे तो अगर होमवर्क किसी भी दिन ना भी मिले तो बच्चों की आदत बन जाए, खुद से पढ़ने की आदत बन जाए। ये बेस्ट ऑप्शन आपका, सबसे बेस्ट यही है कि खुद से पढ़ने की आदत, स्वाध्याय का आदत जब बच्चे में विकसित हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए या फिर छुट्टी का दिन हो या फिर कुछ भी हो, बच्चे में आदत बन जाती है तो बच्चा हमेशा पढ़ता है, चाहे वो किसी की भी बात ले ली जाए। तो ये सबसे बेस्ट होगा, गृह कार्य करने से देने से छात्रों में या करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत, खुद से सेल्फ स्टडी की जो आदत बनती है वो सबसे बेस्ट होती है, लाइफ टाइम के लिए बन जाती है और बहुत ज़्यादा बच्चों में इस चीज़ से विकास होता है। सो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया। चलिए 140 क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की क्या आवश्यकता है? अब देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण की बात हो रही है। आप इमेजिन कर लो कि आप एज अ टीचर, आप एक टीचर हो और क्या आवश्यकता है पाठ्यपुस्तक की? पाठ्यपुस्तक क्यों होते हैं कक्षाओं में? क्या सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु है, या वह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, या ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, या अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री? अब आप बताइए दोस्तों कि अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगे तो क्या आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, ऐसे भी एक हिंदी का वीडियो गया है जिसपे साइकोलॉजी का गया है, जिसमें आप हिंदी में पाएंगे कि अगर पाठ्य वस्तु नहीं आई है, सत्र से 2 माह आगे क्रियाकलाप चल रहा है बट पाठ्य पुस्तकें नहीं आई हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाए? क्या क्रियाकलाप को, शिक्षा की क्रियाकलाप को बंद कर दिया जाए या फिर दूसरे बुक से पढ़ाया जाए, या उनको कर दिया जाए कि मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो बुक्स खरीद लें?
ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या था, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आइकॉन पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि आप वहाँ पर बच्चों को बुक्स खरीदने के लिए आप मोटिवेट नहीं करेंगे, आप वहाँ पर किसी भी अन्य बुक से आप भाषा को पढ़ा सकते हैं। दूसरी पुस्तकें भी भाषा हर विषय में इंक्लूड होती है। भाषा आपका छोटे बच्चों के लिए 1 से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए मैथ जैसी चीज़ भी भाषा में ही कन्वर्ट करके पढ़ाई जाती है। तो भाषा जैसी चीज़ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप किसी भी पुस्तक का सहयोग ले सकते हैं, किसी भी पुस्तक का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टोरी बुक का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, जो लेसन है, जो बुक है, वही मिलेगा तभी आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अन्यथा क्रियाकलाप बंद कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे दूसरे वे में है, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये ऐसी एक सामग्री नहीं है जिस पर अध्यापक का शिक्षण आधारित हो। अध्यापक का शिक्षक, एक अध्यापक ये जानता है कि वो अपने बच्चों को क्या देना है, किस तरीके से देना है। अगर कोई साधन नहीं भी है तो एक अध्यापक अपने माइंड से, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है बगैर बुक के भी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो ऐसा सामग्री है जिससे कि अध्यापक शिक्षण है, फिर ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, तो ये भी नहीं होगा दोस्त। बुक एक ऐसी सामग्री नहीं है जिस पर कि अध्यापक का शिक्षण आधारित है, उसके बगैर ना हो सके। और अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री, अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री बुक एकमात्र नहीं है। अध्यापक के पास इतना नॉलेज होता है। हम सभी आज जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमें जब अपने समय पे जाना है, जब हम विद्यालय में एक टीचर की जगह पे होंगे, तो हमारे अंदर वो गुणवत्ता हो कि जिससे हम हर सिचुएशन में अपने कार्य को, अपने क्रियाकलाप को, अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, चाहे बुक्स ना हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन हो, ऐसे में भी हम हैंडल कर सकें। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट, सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु है। पाठ्य पुस्तक क्या है, एक विषय वस्तु है जो कि सरकार द्वारा तय किया गया है कि सीखने के लिए, इस क्लास के बच्चे के लिए यह एक पाठ्यक्रम है, यह एक सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चे को पढ़ाना है। बुक ना भी हो तो भी हम एक माइंड मैपिंग करके उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को वो चीज़ दे करके हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। तो एक शिक्षक जो है बुक का मोहताज नहीं है। हाँ, किताबें सहायक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किताबों के माध्यम से के बिना ना पढ़ाया जा सके। तो आपका राइट ऑप्शन देखिए फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे बढ़िया अच्छे से समझ पाए होंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको हमारा क्लास? आप देखिए कैसे क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन में से आंसर को निकालना है ये मैं बताती हूँ, और आपका यही तरीका काफ़ी मददगार साबित होगा। आप देखिएगा आपके आंसर में, अगर आप इस मेरे तरीके को यूज़ करते हैं कि क्वेश्चंस जो है उसमें हम जो गलत होता है उसको हम क्रॉस करते हैं और जो सही हमें लगता है उन चीज़ों को हम देखते हैं, तो कम से कम 4 ऑप्शन में से 2 तो खत्म हो जाते हैं, फिर 2 में हम सब देखते हैं सबसे बेस्ट क्या होगा। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें पॉजिटिव तरफ ले जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव बताने का एक साधन होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे आप हमारा वीडियोस देखेंगे तो आप उसे पकड़ने लगेंगे। और वैसे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगी कौन से वर्ड होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे हमारा प्रयास तो, बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको पढ़ना है। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आर्यन एजुकेशनल अकेडमी, क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी आपको मिलेगी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी प्लस जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ हर सब्जेक्ट की पेडागोजी मिलेगी। और पेडागोजी पे आपकी पकड़ अगर बन जाती है, 100% बन जाती है फ्रेंड्स, तो आप 100% क्लियर करोगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और बने रहिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए हमारे वीडियो के साथ। एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग कर रहा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कक्षा कक्ष में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का भी यूज टीचर कर रहा है, क्यों कर रहा है। ऑप्शंस देखिएगा। ऐसा करने से शिक्षार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल। जहाँ पर देखिए इंद्रियों के प्रयोग की बात हो तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया आपका, शारीरिक गतिविधियों वाली बात। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑप्शन तो होगा। बट हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन और भी, पढ़ना तो ज़रूर है आपको चारों ऑप्शन, क्योंकि आपको मिल सकता है उससे बेस्ट जो कि हो। तो ऐसा करना शिक्षक के शारीरिक रूप से आराम पहुंचाता। अब शिक्षक के आराम के लिए कक्षाएं या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी क्रियाकलाप नहीं होती है, हमारी
जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, जो शिक्षा है, वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को ध्यान में रख के तैयार किया गया कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड पे अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो नहीं होगा। एंड थर्ड देखते हैं, ऐसा करने से शिक्षार्थी प्रसन्न होते हैं और वे उसे पसंद करने लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि बच्चे हमें पसंद करने लगे या बच्चे उस क्रियाकलाप को पसंद करने लगे, उनके लिए, उनको खुश करने के लिए हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं सकते कि हम कुछ भी ऐसा कराएं जिससे कि सिर्फ बच्चे खुश रहें। बच्चों को प्रसन्न रखते हुए पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, बट सिर्फ इतना नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न रहना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप भटकेंगे नहीं, आप ध्यान देंगे कि शिक्षार्थी प्रसन्न होते हैं, तो शिक्षार्थी प्रसन्न होते हैं और वे उसे पसंद करने लगते हैं। ये आपका उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है जितना कि फर्स्ट है। एंड फोर्थ देखेंगे, ऐसा करने से शिक्षार्थियों का आकलन करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों बात यहाँ पे देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की है, आप वही करेंगे जो बच्चों के लिए बेस्ट हो। तो आकलन करना एक टीचर का काम होता है और इसे आसान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षक के लिए आप नहीं कुछ करेंगे, एक शिक्षक जो कुछ भी करेगा बच्चे के लिए करेगा। तो आपका देखिए फर्स्ट एंड थर्ड के बीच बात अटक रही है कि शिक्षार्थी प्रसन्न होते हैं और वे उसे पसंद करने लगते हैं, और ऐसा करने से शिक्षार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग किया जाए, सुन के, देख के, बोल के, शारीरिक गतिविधियाँ करके, वो सबसे बेस्ट होता है और उससे बच्चा सर्वाधिक सीख सकता है। 41 जो होगा, सर्वाधिक इंद्रियों का जहाँ पे यूज़ होता है सबसे ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चन निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी होता है और 100% हम सही आंसर पर जाते हैं। तो बिल्कुल आजमाइएगा, ज़रूर देखिएगा हमारा वीडियो, और देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पॉज करके देखिएगा कि इसका ये हो सकता है, मैम का बताने का तरीका ये है तो मैं भी इस तरीके से करके देखूं। अगर आप कई बार से एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और सीटेट क्रैक नहीं हो पा रहा है, 90 एबव या 85 लाना मुश्किल हो पा रहा है, तो बनेंगे हमारे चैनल पे। आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप करेंगे और मैं समझा दूंगी कि आप एग्ज़ाम के समय तक 100% तैयार हो जाएंगे और इस बार आपका क्लियर होना ही होना है सीटेड। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए क्वेश्चन, आपका एक दोस्त की बात हो रही है, चलिए आपका कोई फ्रेंड है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताता है। वो आपको बताता है, आपको सजेस्ट करता है कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, दिन में कम से कम 3 बार अपनी आंखें ठंडे पानी से अवश्य धोएं। तो बिल्कुल ठीक है, ठंडे पानी से आंखों पे छींटे देने चाहिए, धोना चाहिए कम से कम 3 बार, तो बिल्कुल सही है। तो आगे है, घर से बाहर जाते समय अधिकतर चश्मा पहनकर निकलें। तो ये भी ठीक है क्योंकि चश्मा ना पहनने से धूल, धूप, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, कीट भी आंखों में जा सकते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, हफ्ते में कम से कम 1 बार रात को सोने से पहले आंखों में गुलाब जल का प्रयोग करें। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि गुलाब जल जो है चेहरे के लिए भी, आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। गुलाब जल का प्रयोग करना कोई भी हानिकारक बात नहीं है, लाभदायक है। अगर आप हफ्ते में 1 बार यूज़ करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ठीक, आपको ये तीनों चीज़ ठीक लग रहा है। एंड फोर्थ है, हफ्ते में कम से कम 2 बार सोडियम क्लोराइड के पानी की 2 बूंदें आंखों में अवश्य डालें। तो सोडियम क्लोराइड तो एक आपका रसायन है फ्रेंड्स, तो सोडियम क्लोराइड और आंखों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड आप आंखों में नहीं डालेंगे क्योंकि ये एक रसायन है और ये रसायन जो है आंखों के लिए हानिकारक होता है, तो ये आपका नहीं होगा। अब हम आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे देखिए करके फिर कूट में ऑप्शन मिला है 1 2 3 3 2 1, ऐसे करके 1 2 एंड 3 पहला ऑप्शन, और फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, एंड थर्ड है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड फोर्थ है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लोग का सही है, बस फोर्थ गलत है। तो फोर्थ जिसमें नहीं होगा, हमारे पहले ही ऑप्शन में है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आंखों पे पानी के छींटे मारना, ठंडे पानी के छींटे मारना कम से कम दिन में 3 बार, घर से बाहर जाते समय चश्मा यूज़ करना, और रात को सोते समय हफ्ते में कम से कम 1 दिन गुलाब जल की बूंदें डालना। ये बिल्कुल सभी तीनों पॉइंट सही हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे। सोडियम क्लोराइड जो है एक रसायन है, इसे आप आंखों में यूज़ नहीं करेंगे, ये हानिकारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर कहाँ स्थित है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर जो है उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है आपका। तो उत्तराखंड में पड़ता है आपका उत्तरकाशी, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट।
तो यहाँ पे बिल्कुल टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है मैं वहीं पे आपका टाइम लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की जो तरीका है वो समझ में आ जाए, और अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई तो आप 100% क्रैक कर पाओगे। मेरा 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 तहे दिल से अंदर से ये होता है कि मैं किस तरीके से आपको समझा दूँ कि आप इस तरीके को समझ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे उलझाऊ होते हैं कि हमें लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, मैं किस पे जाऊँ। तो दोस्तों बने रहेंगे हमारे साथ, तो करते करते धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। कक्षा 5 में एक शिक्षिका सुनीता अंतरिक्ष में प्रकरण पढ़ाते समय अंतरिक्षयान के विषय में निम्नलिखित कथन बताती है। देखिए एक प्रकरण है, मतलब एक पाठ है सुनीता अंतरिक्ष में, तो सुनीता विलियम्स पर आधारित एक पाठ है सुनीता अंतरिक्ष में। इसमें क्या बताती हैं कि अंतरिक्षयान में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है, अंतरिक्षयान में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रहता है, और अंतरिक्षयान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं। एंड फोर्थ, अंतरिक्षयान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने देखा होगा अंतरिक्षयान में कैसे क्या होता है कि अंतरिक्षयान में गए हुए लोगों के बारे में आप अपने बुक में देखे होंगे या पढ़े होंगे, राकेश वर्मा, सुनीता विलियम, कल्पना चावला और बहुत से जो अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कैसे कुछ होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे देखिए जो वायु का घनत्व है वो बिल्कुल शून्य है, वहाँ पे वायु का घनत्व शून्य है, तो इसके कारण तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि वहाँ पे बाल जो हैं खड़े रहते हैं, और वहाँ पे आदमी टिक कर बैठा रहता है, तो टिक के नहीं बैठ पाता है वहाँ पे आदमी। अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं, ये भी सही नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि आप बाल हमेशा खड़े रहते हैं, एंड अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना वेग रहता है कि ऐसे लगता है कि हमें तैर के जाना पड़ता है, हम धीरे से कदम नहीं रख पाते हैं। अगर हम हल्का सा भी कदम उठाते हैं तो बहुत हमारा शरीर जो है ना बहुत हल्का होता है, वहाँ पे जैसे तैरने जैसा एहसास होता है। तो कुछ इस तरीके से बनता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए तैर कर जाना पड़ता है। तो आपका पहला और चौथा सही लग रहा है, दूसरा और तीसरा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट तो है बट सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ ये आपका सही होगा, तो आपका मिल गया यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं ये नहीं होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपका फोर ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। अंतरिक्षयान में एक दूसरी जगह पर तैर कर जाना पड़ता है, फोर्थ वाला सही होगा, ये रहा फोर्थ ऑप्शन में, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, 144 का होगा फोर्थ, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष यान में कैसे क्या होता है ये आप समझ पाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। दोस्तों एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आप ध्यान रखिएगा। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, या इससे सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, या इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, या इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव कहेंगे मूल्यांकन की विशेषता क्या है और क्या नहीं है, ये डिफाइन करना है। तो क्या क्या है ये देख लेते हैं हम, फिर जो नहीं होगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा निकल के। तो देखते हैं क्या है। मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, तो बिल्कुल ये सही होगा। मूल्यांकन मतलब मूल्य का अंकन, हमने क्या सीखा ये जानना, तो शिक्षा पहले दिया जाएगा उसके बाद ही तो मूल्यांकन होगा, चाहे वो स्टेप वाइज स्टेप हो, चाहे आपका प्रकरण में ही शामिल हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, पढ़ाने के बाद ही हम ये चेक करेंगे देखेंगे। तो ये सही हो जाएगा। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, जी हाँ ये भी सही आपका हो जाएगा। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, तो सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है 45। तो सूचना तो अध्यापक द्वारा ही एकत्र की जाएगी, अध्यापक एकत्र करते हैं सूचना, उसके बाद बच्चों को देते हैं, सिखाते हैं। बात हो रही है मूल्यांकन की विशेषता, तो मूल्यांकन के लिए तो सूचना अध्यापक ही एकत्र करेंगे, बच्चे मूल्यांकन नहीं करते बल्कि टीचर मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है, तो मूल्यांकन जो है ये प्रक्रिया बच्चों के साथ होती है, बच्चों की होती है, न कि बच्चे करते हैं। एक टीचर करता है मूल्यांकन, असेसमेंट जो होता है वो बच्चों का मूल्यांकन होता है, बच्चों के द्वारा नहीं होता। तो इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। क्वेश्चन की फॉर्म है नेगेटिव, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही फोर्थ की ऐसा नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों का कौन सा समूह समूह कौन सा है जो
शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि ऐसा कौन सा व्यवहार बच्चे का आप देखेंगे, बच्चा है तो कुछ बच्चे हैं तो उनके अंदर अगर कुछ बदला हुआ व्यवहार आपको नज़र आता है, आप नोटिस करते हैं, तो ऐसा कैसा वो व्यवहार होगा बच्चों का जिससे आपको महसूस होगा कि बच्चे में तनावग्रस्त, शिक्षिका को उनके बच्चा तनावग्रस्त है, ये आप कैसे जानेंगे? क्या आक्रामक व्यवहार? तो हाँ दोस्तों, आक्रामक व्यवहार बच्चे में अगर है तो कुछ न कुछ बच्चे को डिप्रेशन ज़रूर है। तनावग्रस्त माहौल चाहे घर का हो, चाहे कहीं किसी से कोई बात कही हुई हो या कुछ हो, किसी ने कुछ कहा हो, कुछ तो होगा जिससे बच्चा डिप्रेस है, उसी समय बच्चे का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। अधिगम के प्रतिपूर्ण एकाग्रता, तो अधिगम के प्रतिपूर्ण एकाग्रता जो है ये तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वे में जा रहा है कि अधिगम के प्रति अगर एकाग्रता, अधिगम मीन्स सीखना, लर्निंग प्रोसेस, एंड एकाग्रता अगर उसमें है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आपका कभी नहीं होगा क्योंकि ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बोलना कोई ये बात नहीं है कि ज़्यादा अगर कोई बच्चा बोलता है तो वो तनावग्रस्त है। कुछ बच्चे टॉकेटिव होते हैं बट इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आपका, क्योंकि बच्चे वैसे भी ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा माध्यम नहीं है ये तय करने का कि बच्चा अगर तनावग्रस्त है तो ज़्यादा बोलेगा, नहीं। बल्कि तनावग्रस्त होने पे बच्चे शांत हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ये होता कि बहुत ही शांत है, एकदम चुप चुप सा है, तो यहाँ पे ये बात हो सकती थी, बट ज़्यादा बोलना कोई कारण नहीं है। निष्क्रियता, निष्क्रियता मतलब किसी भी चीज़ में एक्टिव नहीं है बच्चा। तो ये पॉइंट देखिए बिल्कुल लग रही है कि अगर बच्चे के अंदर आक्रामक व्यवहार है, या तो जैसा मैंने बताया कि ये शांत हो जाना, ये एक निष्क्रियता का ही एक लक्षण है कि बच्चा निष्क्रिय हो जाता है, कुछ नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। तो तनावग्रस्त होने का ये कारण हो सकता है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। आक्रामक व्यवहार ये इंगित करता है कि बच्चे में कुछ तनाव है, और निष्क्रियता, कुछ ना करना बच्चे का, निष्क्रियता ये इंगित करता है कि बच्चे में कुछ तनाव है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या आपके ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ है? तो फर्स्ट एंड फोर्थ है आपका बिल्कुल थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। पहला आक्रामक व्यवहार एंड निष्क्रियता चौथा है आपका, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा लेंदी है। स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, इसका मुख्य कारण यह है, क्या कारण है ऐसा होने का? देखिए लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, बल्कि जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। 147। तो बिल्कुल यही होगा दोस्तों कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है, स्टील की तुलना में, उस कटोरी की तुलना में, कटोरी हल्की है बट जगह जितना कवर कर रहा है, उस पर जो बल लग रहा है उसकी तुलना में, तो स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है उसकी भार की तुलना में, उसके जो वेट है उसके तुलना में ज़्यादा है, बल ज़्यादा लग रहा है, और भार उसका जो वेट है वो कम है, हल्का है कटोरी। तो जबकि लोहे की कील की अगर बात की जाए तो लोहे की जो कील है वो नुकीली होती है, तो उसका जो होगा कील का लगने वाला जो बल होगा वो कहीं ज़्यादा होगा भार की तुलना में, क्योंकि लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में कम है, भार कहीं अधिक होता है। अब बल कम क्यों होता है? क्योंकि वो नुकीला है, एक स्थान पर अगर नुकीली चीज़ है तो फोर्स वहाँ पे कम पड़ता है। तो वहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, नहीं ये नहीं होगा। और लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ना फर्स्ट हो ना फोर्थ होगा, ना ही आपका थर्ड होगा, ना ही फर्स्ट होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, दूसरा। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। फ्रेंड्स एक वीडियो आएगी हमारी जिसमें एनसीईआरटी के आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, हाँ ये मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे और आपको पूरे कराए जाएंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आते हैं आपके ईवीएस के सेक्शन में, कम से कम 15 क्वेश्चन बनते हैं उससे, नहीं तो
8 से 10 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखिए पेपर्स के थ्रू जो जैसे इसमें मिलते रहेंगे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, बट मैं उनको बिल्कुल एक जगह इकट्ठा करके लाऊँगी एक वीडियो में, जहाँ से कि एक ही वीडियो से 1 या 2 वीडियो से आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे हमारे चैनल पे, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। एनसीईआरटी आपकी कहीं नहीं जाएगी, वो मैं कवर करा दूँगी। अभी आपके पास टाइम है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 वीडियो में आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए, आपको सब कुछ इस यहाँ पर मिलने वाला है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं अगर आप करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट। तो चलिए देखते हैं लद्दाख में बने घरों की विशेषता नहीं है। देखिए ये लद्दाख में बने घरों की विशेषता जो पूछी जा रही है, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख आप जानते हैं बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी की छतें, लोहे का फर्श, लकड़ी का फर्श और मोटी दीवारें। तो बिल्कुल मोटी दीवारें होती हैं लद्दाख की, और लकड़ी की छतें, लकड़ी का फर्श, लोहे का फर्श। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडक होने के नाते वहाँ पे लकड़ी की छतें और लकड़ी का फर्श जो होता है ये वहाँ पे अनुकूलित है, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग लकड़ी की छतें और लकड़ी का फर्श अनुकूल है वहाँ पे, वहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। बट लोहे का फर्श वहाँ पे नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या है आप यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं शब्द पर ध्यान ना देकर बहुत से मेरे दोस्त ये गलत कर देते हैं, क्योंकि लद्दाख की विशेषता देखेंगे और तुरंत मोटी दीवारें होती हैं। चलिए ठीक है, ये लगा देते हैं हम। तो आप लोहे की फर्श ये नहीं होगी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। किस विधा के अंतर्गत? परिवीक्षित अध्ययन, भ्रमण, सामाजिकृत अध्ययन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति और संग्रहालय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है, आप यहाँ पे हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं कि साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो कहाँ आप हो सकता है सोचिए कि संग्रहालय में भी सारी चीज़ें संग्रह करके रखी जाती हैं। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि पहला ऑप्शन परिवीक्षित अध्ययन, परिवीक्षित अध्ययन जो होता है ये आपका होता है सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। सुपरवाइज्ड मतलब पर्यवेक्षक, एक तरीके से सुपरवाइज जिसको बोलते हैं। तो सुपरवाइज्ड करना, परिवीक्षित अध्ययन इसी में आएगा। सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड जो है, तो ये मेथड जो है यूज़ होता है आपका सामग्रियों की साथ सुविधाओं से लेस क्लास को करने में, कराने में। बच्चों को की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के थ्रू बच्चों को हम किस तरीके से कितना कुछ सिखा सकते हैं, उनका पर्यवेक्षण करते रहना। तो बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, क्या कुछ सिखाना है, एक देख रेख में, एक पर्यवेक्षक के, एक सुपरविजन के करते हुए, देख रेख में करते हुए अध्ययन कराना जो होता है वो परिवीक्षित अध्ययन कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। अगर आपने परिवीक्षित शब्द नहीं सुना है तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे सुपरवाइज्ड स्टडी मतलब परिवीक्षित अध्ययन, देख रेख में, किसी एक पर्यवेक्षक के देख रेख में करते हुए कोई कक्षा उपलब्ध कराई जाए जो कि सुविधाओं से लैस हो। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान में ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन आपका समझ लिए एनसीईआरटी से ही है, बट आपको नॉलेज बेस भी है, दोनों को इंक्लूड करके बनाया गया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट में देखिए देता है इस तरीके की चीज़ें, और आप जल्दी रहती है आपको कि टाइम टेकन होता है सीटेड, तो आप जल्दी जल्दी करते हो कौन सी गतिविधि होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुमति नहीं देंगे। एक टीचर की बात हो रही है, वो टीचर क्या नहीं करने देगा बच्चों को? तो राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, तो बिल्कुल आप नहीं देंगे अनुमति है। इसका ध्यान रखते हुए ध्यान देंगे कि अगर आप खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति देते हैं तो खाने के लिए जानवर हो सकता है कि उस सामग्री पर झपटें और इससे बच्चों को हानि पहुंचे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खाने की सामग्री बच्चों को ले जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर कौन सा भोजन खाते हैं। ये आपका बच्चे मतलब सीखेंगे इससे कि कौन सा जानवर क्या खाता है, बट वहाँ पे खिलाना नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जिन जानवरों को देखें उनकी फ़ोटो एकत्रित कर लें। दूर से जो बड़े टीचर हैं वो फ़ोटो एकत्रित कर सकते हैं, बच्चे नहीं। और
राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तो ले जा सकते हैं ड्राइंग की कॉपी, दूर कहीं बैठ के अगर उनका इंटरेस्ट है ड्राइंग में तो वो कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जैसा कि मैंने बताया, अनुमति नहीं देंगे की बात है, तो बहुत सारी खाने की चीज़ें अगर बच्चे ले जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों को हानि हो सकती है, क्योंकि जानवर खाने के लिए दौड़ेंगे और उन पर झपटने से बच्चों को हानि पहुंच सकती है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक टीचर जो है बच्चों को इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करेगा, इस चीज़ के लिए बच्चों को अनुमति नहीं देगा कि नहीं आप ये ले जाओगे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन हुए, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूरा हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। जो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में स्किप कर दी थी, भूल गई थी और मैंने क्लास एंड कर दिया, तो मैं वो क्वेश्चन अभी इस वीडियो में रिवाइज करा दे रही हूँ। ये पिछला वीडियो है जिसमें आपने 133 तक देखा, बट 134 और 135 मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान उतर गया और मैं नहीं करा पाई, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको। बट आप मेरी पिछली वीडियो पे जाके आप आई बटन पे मैं दे दे रही हूँ, जाके आप पिछली वीडियो पे काफ़ी ये पूरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा वीडियो देख लेने से आपका सारा वीडियो रिवाइज भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख भी लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो 15 एक वीडियो में मैंने कराया और 15 क्वेश्चन एक वीडियो में, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे, मिस हो गया था बाय मिस्टेक। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है जहाँ पे, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। गेहूं, आलू, मक्का, गन्ना। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम देख लेते हैं। मांस, मछली, अंडा, दाल, आम, पपीता, संतरा, केला, पालक, प्याज, अदरक, टमाटर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आलू, गेहूं, मक्का और गन्ना। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में आपको आलू से मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं। गेहूं, मक्का और गन्ना भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, तो आपको प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ना कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको अन्य स्रोतों के लिए हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका जो है वो प्रचुर मात्रा में आपका आलू, गेहूं, मक्का और गन्ना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन छूट गया था, जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कहीं भी कुछ भी छूटे ये मेरा पर्पज़ नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए। तो दोस्तों ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन भी हमेशा बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो क्या है ये क्वेश्चन, इतनी खास बात इसमें क्या है जो कि ये क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। आपने अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के मकानों को देखा होगा, और इन मकानों के फर्श को प्रायः गाय अथवा भैंस के गोबर से लीपा जाता है। उन्हें किस लिए लीपा जाता है, गाय और भैंस के गोबर से? तो बात देखिए यहाँ पे ईवीएस है, तो परिवेश से और अपने हर एक माहौल से इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ बताइए ऐसा क्यों होता है? वे लोग जो कि पक्के मकानों में रहते हैं, जिनका वास्ता नहीं है कच्चे मकानों से, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वहाँ पे इनका बिल्कुल 100% गलत होने वाला है। और सभी दोस्त जो बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे बताऊँ, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, दूसरा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, एंड तीसरा है कीटों को दूर रखने के लिए, और चौथा है चिकना और साफ बनाने के लिए। तो कुछ लोग अक्सर लगा देते हैं चिकना और साफ बनाने के लिए, कुछ लगा देते हैं प्राकृतिक रंग देने के लिए कि। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि गाय और भैंस का जो भी गोबर जो होता है वो कीटों को दूर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मतलब दूर कीट जो है मरते हैं इससे, इसलिए वो यूज़ करते हैं। 135 क्वेश्चन। तो और यहाँ पे मच्छर मक्खी भी दूर होते हैं अगर गाय के गोबर से लीपा जाता है घरों को। तो ये सारी चीज़ें देखिए पर्यावरण की चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कीटों को दूर रखने के लिए। मच्छर मक्खी ये सब भी कीट हैं, और कीट मकोड़ों को दूर रखने के लिए फर्श पर गाय भैंस के गोबर से लीपा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जिससे कि
कराना बहुत ज़रूरी था। बाय मिस्टेक ये हम मुझसे छूट गया था, तो मैंने सोचा इसमें मैं बता दूँ, क्योंकि कुछ भी छूट जाए ये हम तो नहीं होने देंगे कि कहीं से भी मेरे दोस्तों का कोई भी एक क्वेश्चन स्किप हो। तो दोस्तों आज बस इतना ही। ये पूरी प्रैक्टिस सेट पूरी हुई 2 वीडियोज़ में, तो आप देखिएगा पिछला वीडियो भी और ये वीडियो भी। इन दोनों वीडियो से आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा सीटेट में। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और अगर किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है 1, 2, 4 नंबर से अगर आप रह जाते हैं दोस्तों, तो कहाँ कमी है? आप सोचिए कि कहाँ कमी है जो आप 2-4 नंबर से रह जा रहे हैं? क्या समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या है सीटेट में? तो आइए हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और हम ज़िम्मा लेते हैं आपको वो तरीका समझा देने का जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे, क्योंकि मैं उस चीज़ को अगर अप्लाई करके अपने एग्ज़ाम में अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल कर पाएँगे, हमारे साथ बने रहेंगे, देखते रहेंगे हमारे वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें, सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें, क्योंकि हम डेली अपना वीडियोज़ लेकर के आते हैं। उन वीडियोज़ से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का स्वागत है। आपके कमेंट के थ्रू हम वीडियोज़ में देखेंगे कि आपको क्या कुछ चाहिए, और वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको जो भी क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्रैक करना है, क्लियर करना है अपना जो भी आपने गोल बनाया है, जो भी आपका टारगेट है, आपको पूरा करना है। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कमेंट